वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का मैं प्रियंका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आरओ री एग्ज़ाम के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं जो कि डेली रात को 9 बजे आ रही है। उसी को फोकस करते हुए हम लोग आगे की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप न्यू हैं चैनल पर, ये क्लास डेली आप रात को 9 बजे देख सकते हैं, जिसमें आरओ का एग्ज़ाम हो या यूपी पीसीएस हो, आप दोनों को टारगेट करते हुए यहाँ पर क्लास कर सकते हैं। ये आपको जो टेस्ट सीरीज दी जा रही है, अलग अलग मॉक टेस्ट हैं और उनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं लेकर के करवा रही हूँ। तो मतलब आप इसमें सीरियल देख रहे होंगे कि बिल्कुल एग्जैक्ट सीरियल नहीं चल रहा होगा। 100 to 150 क्वेश्चन में लेकर के चलती हूँ और उसमें भी जो आपके क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं वो मैं इनको स्किप कर देती हूँ, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने रखे हुए हैं। तो डेली इस सीरीज को फॉलो कीजिए। इसमें ज़्यादातर प्रश्न वो मिलेंगे जो लेटेस्ट ट्रेंड रहा है एग्जाम पैटर्न का, जैसे कि क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और स्टेटमेंट देकर के पूछना कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। ठीक है, इस तरीके के ऑप्शन दे दिए जाते हैं। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, यूपी जीके हो, सारे सब्जेक्ट आप यहाँ पर कवर करेंगे। तो ध्यान से इस क्लास को देखिए। इसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या पेड क्विज लेना चाहते हैं, कंप्लीट क्रैश कोर्स पाना चाहते हैं, इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये पेड ग्रुप के लिए आपको नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं। व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू या कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। कोशिश कीजिए अभी जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज कीजिए, साथ में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जा रही है, जो कि आपको पता है जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड रहा है यूपीपीएससी का और बदलता जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप खुद को तैयार कीजिए। आप वही पैटर्न फॉलो कीजिए, ना कि आप अलग से ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी ना हो और आपका टाइम वेस्ट हो जाए। ठीक है, तो आपको अब इतना पता होगा, आप एग्जाम देते हुए इतना समझ गए होंगे कि आपको कैसा ट्रेंड और पैटर्न रहा है और कैसे आपको कंटेंट अपना चूज करना है। ठीक है, इसके अलावा मैं जानकारी देना चाहूँगी, अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप से आपको कोर्स मिल जाएगा जिससे आप आसानी से परचेज कर पाएंगे और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जरूरी नहीं है आप कोर्स ही परचेज कर रहे हैं तभी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज ले लीजिए या फिर जो यूट्यूब पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का चैनल है उसे फॉलो करते रहिए, वहां पर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो दोनों आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप जैसे भी मेहनत कर सकते हैं उस तरह तैयार कीजिए। इस चैनल पर आपको जीएस के जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है जैसे कि टॉपिक वाइज है वो दोपहर 1 बजे आता है और रात को 9 बजे प्रैक्टिस कराई जा रही है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस की क्लास में कंटिन्यू कर रही हूँ। आप डेली ऐसे ही क्वेश्चन देख सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रेगुलर अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं ना, रिवाइज कर लेंगे डेफिनेटली, जैसे कि अभी पीसीएस के पेपर में भी क्वेश्चन थे और ऐसे आगे भी मिलेंगे आपको। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। 136 क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है, औरंगजेब ने प्रयाग शहर का नाम बदला था और इसका नाम क्या किया? इलाहाबाद। सेकेंड है, वर्ष 2018 में इलाहाबाद शहर का नाम बदलकर फिर से प्रयागराज कर दिया गया है और इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना होगा। चलिए देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सही है। तो प्रयाग शहर का नाम जो इलाहाबाद रखा था वो किसने रखा था? अकबर ने रखा था, औरंगजेब ने नहीं रखा था। तो ये नाम 1575 में बदला गया था अकबर के द्वारा और इलाहाबाद किया गया था। अभी 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम बदला और क्या कर दिया? फिर से प्रयागराज। अगला प्रश्न देखिए, 137 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? विश्व एड्स दिवस है और वर्ल्ड पोलियो डे है और वर्ल्ड डायबिटीज डे है और इनके डेज दिए गए हैं, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को होता है, करेक्ट है। वर्ल्ड पोलियो डे अक्टूबर 24 को होगा और वर्ल्ड डायबिटीज डे नवंबर 14 को। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी है क्योंकि तीनों करेक्ट है। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चंस आपको क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए भी दिए जाते हैं, जैसे डेज हो गए उनको क्रोनोलॉजी में लगाना है, तो डेज याद रहेंगे तभी आप ऊपर नीचे उनको अरेंज कर पाएंगे। 138 क्वेश्चन है, बताया गया है कि कुछ स्टेटमेंट है, पहले दोनों स्टेटमेंट देखिए। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए और उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगी। इफ अ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। सेकेंड है, जब वेग आधा कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। व्हेन वेलोसिटी इज हाल्व्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी डबल्ड। इसमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा।
तो यहाँ पर सही नहीं पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही नहीं है और ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। कि जब किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगना होगा तो उसकी गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, दुगना होगी, ना कि 4 गुना, ये गलत हो जाएगा। और जब वेग आधा कर देंगे किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी गति के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो जब वेग आधा करेंगे तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। यहाँ पे दोगुनी दी गई है, वो गलत हो जाएगा, 1/4 हो जाएगी। 139 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है, निम्नलिखित में भारतीय संविधान की संघीय विशेषता क्या है, फेडरल फीचर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो राज्य विनाशकारी नहीं है, आपातकालीन प्रावधान, अखिल भारतीय सेवा या संविधान की कठोरता। तो जो रिजिडिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वो किस में आ जाएगी, फेडरल फीचर है। वो कैसा हो जाएगा, फेडरल फीचर या संघीय विशेषता बताता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्योंकि हमारे संविधान में कुछ संशोधन है जो साधारण बहुमत से होते हैं, आसानी से किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ संशोधन करने के लिए ये हमारा संविधान काफी कठोर हो जाता है, ठीक है। तो आसानी से संशोधन नहीं कर सकते, संविधान में बदलाव नहीं हो सकता, और ये संघीय विशेषता हो जाएगी, ऑप्शन डी करेक्ट है। लेटेस्ट जो भी अमेंडमेंट हुए हैं उनसे प्रश्न बनने की संभावना हमेशा रहती है। जैसे 140वां प्रश्न है, महिला आरक्षण विधेयक आया था 2023 में, इसमें बताने कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला इसे जो अमेंडमेंट किया गया ये कौन सा अधिनियम था, तो 104वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। सेकेंड है, इस अधिनियम में महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की कुल सीटों में से 1/3 सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और थर्ड है, इसमें एक नया अनुच्छेद 330A जोड़ा गया जो लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण को प्रदान करता है। और फोर्थ है, महिलाओं को 10 साल के लिए आरक्षण दिया जाएगा। देखिए कौन सा आंसर इसमें करेक्ट है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दूसरा और तीसरा कथन सही है, बाकी क्यों गलत है, तो देखिए ये जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम था वो 106th अमेंडमेंट है, 106th है। पहला तो ये गलत हो गया। और महिलाओं को आरक्षण कितना दिया गया, 15 साल के लिए दिया गया है, ये याद रखिएगा, इसलिए ऑप्शन सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट होंगे। 141st क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिशा निर्देशक में शामिल नहीं है। विकसित भारत @2047 के लिए मार्गदर्शक कारक बताना है। सामाजिक न्याय, वित्तीय समावेशन, बुनियादी ढांचा, प्रौद्योगिकी का उपयोग। तो देखिए 5 दिशा निर्देशक दिए गए हैं जो भारत के 2047 के टारगेट के लिए मार्गदर्शक हैं। इसमें सामाजिक न्याय है, ठीक है, महिलाओं और युवाओं, गरीबों और किसानों की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस है, उत्पादकता में सुधार और प्रौद्योगिकी का उपयोग है, जनसंख्या वृद्धि चुनौती, इसमें सामाजिक न्याय है, बुनियादी ढांचा है, प्रौद्योगिकी का उपयोग भी है, लेकिन वित्तीय समावेशन मैंने नहीं कहा, और यही राइट आंसर होगा। 142nd क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा सरकारी राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। जीएसटी और अन्य कर, आयकर, निगम कर, केंद्रीय शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और इजी भी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आयकर, ठीक है। ये तो देखिए जीएसटी और अन्य कर से 18%, आयकर से 19% और निगम कर 17% है, और केंद्रीय उत्पाद शुल्क 5% है। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी। 144th क्वेश्चन है, वृक्षारोपण की जो मियावाकी पद्धति है इसकी उत्पत्ति किस देश में हुई है। म्यांमार में, जापान में, इजराइल में या बांग्लादेश में। इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जापान में। तो मियावाकी टेक्निक है क्या, देखिए इसमें क्या होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनको पहले अलग जगह पे ग्रो कराया जाता है, ठीक है, टेस्टिंग की जाती है उनको, मतलब छोटे छोटे जब पौधे बन जाते हैं, ग्रो करके बड़े हो जाते हैं, तो उनको क्या करते हैं, फिर प्लांट किया जाता है दूसरी जगह पे, ठीक है। ये टेक्निक जापान में होती है, मियावाकी टेक्निक। आप सर्च करेंगे आपको दिख जाएगा कैसे। तो सबसे पहले उनको छोटे छोटे पौधे, जब तक उनमें पत्तियां नहीं निकल आती, अंकुरण नहीं हो जाता, तो उसके बाद बाहर ले जाते हैं, लगाते हैं। उसमें भी उनको क्या करते हैं, ग्रीन चादर या इनमें ढक दिया जाता है ना, और ग्रो कर पाए। फिर वो वृक्ष या पौधे बनने के लायक हो जाते हैं जब वो सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। जब तक कि क्या होता है, जब तक पौधे छोटे होते हैं उनको मतलब ज़्यादा केयर की ज़रूरत कह लीजिए, या उन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर एक बार जब पौधे ग्रो कर जाते हैं तो क्या होता है, वो आसानी से बढ़ सकते हैं, फिर वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो पहले ही उनके न्यूट्रिशन, बीज से पौधे बनने की जो प्रक्रिया है वो अलग की जाती है। फिर बाद में जहाँ पर वन बनाना है या फॉरेस्ट अगर क्रिएट करना है किसी जगह पर, ये टेक्निक लगा करके मियावाकी टेक्निक हो जाती है। जैसे मान लीजिए ये बीज से किसी पौधे को ग्रो कराया गया है, और फिर बाद में इसको ले जा करके जहाँ पर भी हम ग्रो करना चाहते हैं वहाँ पर इन पौधों को हम प्लांट कर देंगे, ठीक है, वहाँ पर ये सर्वाइव कर जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी, जापान। 145th क्वेश्चन है, 9 डैश लाइन निम्नलिखित में से किस जल निकाय से संबंधित है। लाल सागर, अरब सागर, दक्षिण चीन सागर या कारा सागर।
तो 9 डैश लाइन किससे संबंधित है? दक्षिण चीन सागर से। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 147 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है या स्थलरुद्ध देश है? अजरबैजान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और अर्मेनिया में से बताना है। इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये इंपॉर्टेंट है, इजी भी क्वेश्चन। कजाकिस्तान ना कि एशिया का, जबकि दुनिया का ही सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है। ठीक है, और इथियोपिया दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है जो लैंडलॉक्ड है। दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कन्हर बांध परियोजना किस जिले में स्थित है? सोनभद्र, मिर्जापुर, ललितपुर, महोबा। और इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र जिले में दुधी तहसील में स्थित है। ये कौन सा? कन्हर बांध परियोजना, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 149 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर के साथ सीमा नहीं बनाता है? मिस्र, जिबूती, इथियोपिया और यमन में से बताना है। तो यहाँ पर मिस्र है, जिबूती है और यमन है, बट यहाँ पे इथियोपिया नहीं है, इरिट्रिया आता है। ठीक है, तो रेड सी से कौन कौन से बॉर्डर शेयर करते हैं एक बार मैप में जरूर देख लिया कीजिए, ऐसे क्वेश्चंस तो क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नौसैनिक अभ्यास वरुण 23। वैसे तो हर साल ये होता है, बट आपको ये याद रखना है भारत और किसके बीच आयोजित किया जाता है? फ्रांस, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांस के साथ होता है। ठीक है, तो फ्रांस के साथ है वरुण 23, तो याद रखिएगा। और ये 21वां संस्करण था जो हुआ था। तो वरुण 23 फ्रांस के साथ हो गया। अगला प्रश्न। तो आज के ये क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्लास से आपके कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, तो कोशिश कीजिए अभी तक जो क्वेश्चंस आपने किए हैं उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। पेड कोर्स में इंटरेस्टेड है, इन दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका, आप पढ़ चुके हैं, इतने टाइम से प्रिपरेशन कर चुके हैं, तो फिर ये प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर सकते हैं या फिर कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। दोनों आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। आप देखिए आपकी तैयारी कैसे है, उस अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।